हेलो स्टूडेंट, ये है चैप्टर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस। पहला टॉपिक है बल। इसमें बल क्या होता है? जो किसी भी पिंड के, चाहे वो विरामावस्था में हो या फिर वो गति में हो, मतलब एक समान गति अवस्था में हो, तो उसको चेंज करना, मतलब किसी भी कारक के कारण, किसी भी चीज़ के कारण अगर उसकी स्थिति बदल जाती है, यानी अगर वो एक समान गति से चल रहा था तो उसकी गति बदल गई, और अगर वो विरामावस्था में है तो उससे वो गति की अवस्था में आ गया, तो उस कारक को, जो स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है, उस कारक को हम बल कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब आता है बलों के प्रकार। कई तरह के बल होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड लोड होता है या फिर पॉइंट बिंदु भार होता है। जैसे कोई भी एक बीम हो, बीम पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, वो चाहे मिड पॉइंट में, मध्य में लग सकता है या कहीं पे भी, मतलब एक बिंदु भार, कुछ इस तरीके से। फिर आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी समवितरित भार। समवितरित भार मतलब जो भी बॉडी है, जो भी पिंड है, उस पर हर पॉइंट पे इक्वली लोडेड होगा। थर्ड है एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। जैसे किसी भी पिंड पर अगर किसी भी तरह का कोई एक्टिव फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट करेगा अंदर से, यानी उस अपने शेप को मेंटेन करने के लिए उस एक्टिव फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक रिएक्टिव फोर्स डेवलप करेगा। फिर आता है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, तनाव और संपीड़न बल। तनाव मतलब उसमें खिंचाव आना चाहिए, जैसे कि इसमें दिख रहा है फिगर में कि उसमें खिंचाव आना चाहिए। और संपीड़न मतलब उसको कंप्रेस किया जा रहा है। कोई भी पिंड है उसमें कंप्रेस किया जा रहा है, दो फोर्सेस से उसे कंप्रेस किया जा रहा है, यानी वो सिकुड़ जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने कल के नोट्स में दिया था आप लोगों को, कि बल के अभिलक्षण तथा उसके निरूपण क्या क्या होते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम किलो न्यूटन में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन या किलो न्यूटन में। उसका डायरेक्शन होना चाहिए फोर्स में, मतलब फोर्स का एक मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, नेचर होता है, यानी उसमें खिंचाव आ रहा है या दबाव आ रहा है, ये नेचर हो गया उसका। और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि इस फिगर में मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इधर से ये एप्लीकेशन इसका हो रहा है, और जो उसका परिमाण है वो आपका है 5 न्यूटन का। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और यहाँ पे ये बाहर की तरफ 5 न्यूटन का परिमाण लग रहा है। ये जो है एक एंगल में जो है, एंगल पे होने के कारण ये इसकी दिशा या क्रिया रेखा है। और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ एरो, इसका मतलब ये खिंचाव हो रहा है, ये बॉडी को खींच रहा है, तो ये इसका नेचर हो गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने इसे शो किया था। अब आता है हमारा परिणामी बल। जैसे क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, सपोज़ यही एक बॉडी है, इस बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, जैसे एक ये फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा हो सपोज़, और कोई फोर्स ऐसे यहाँ पे लग रहा हो, तो ऐसे कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे किसी बॉडी पे। तो इन सब फोर्स का जो समेशन होगा, जो योग होगा, वेक्टर योग होगा, वेक्टर सम होगा, उसे हम एक बल से, एक इक्विवेलेंट फोर्स से डिनोट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट, परिणामी बल बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन इसमें मैंने दे रखी है, आप लोगों को थियरी में ऑलरेडी मिला हुआ। ओके, जब रिजल्टेंट फोर्स आ गया तो अब हम ये रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे कैसे? जैसे क्या होगा, अब हमें कुछ सॉल्व करना होगा। जैसे किसी बॉडी पर 2 या 2 से अधिक फोर्सेस लग रहे होंगे, तो उसे हमें सॉल्व करना होगा कि अगर 2 फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल मेथड होता है। 2 मिनट।
एनालिटिकल मेथड होता है उसमें एक होता है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस यानी बलों का संयोजन, और एक होता है बलों का वियोजन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बलों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। ये होपफुली आप लोग पहले फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो इसमें क्या है, इसके अंदर मतलब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन है इसमें कि किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों का परिणामी ज्ञात करने का जो प्रक्रम होता है यानी जो स्टेप्स होते हैं, सिस्टम होता है, उसी को हम कंपोजिशन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको इसमें तीन तरह के लॉ आते हैं, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, दूसरा लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज का नियम, और लॉ ऑफ पॉलीगन। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। इसकी डेफिनेशन आप लोगों के वैसे तो बुक में होगी, और जिनके पास नहीं बुक है मैं उन्हें PDF दे दूंगी अभी। तो इसमें ये है कि अगर कोई भी चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज है, जैसे कि ये दिख रहा है आपका, ये समांतर चतुर्भुज है, तो किसी भी वो कोई भी दो फोर्सेस कुछ इस तरीके से लगे हों, इस तरीके से एक एंगल में लगे हों कि उनसे एक समांतर चतुर्भुज बनाया जा सके। यानी जैसे ये एक P हो गया और ये एक Q हो गया, ये दोनों भुजाएं हो गई और इन्हीं से मिलाकर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं तो इनका जो विकर्ण होगा उसी को हम इसका परिणामी कहते हैं। इसे ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इसे मेज़र कर लिया, इसे मेज़र कर लिया और इसे मेज़र कर लिया स्केल से। और जैसे सपोज़ अगर ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया। तो अगर ये हमारा 12 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये 12 न्यूटन रिजल्टेंट हो गया। बट हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल नहीं एनालिटिकल मेथड पे जाएंगे। ठीक है, इसका हम एनालिटिकल मेथड पे से हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये रहा हमारा, अब इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फिगर बना लेंगे कि यहाँ पे ये हमारा ये एक P फोर्स लग रहा है, एक Q फोर्स लग रहा है, और इनके बीच में यहाँ पे थीटा एक एंगल आ रहा है, और जो इसका डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है वो उसे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं रिजल्टेंट से और R से सिंबलाइज कर दिए हैं। ये हमारा O हो गया क्योंकि दोनों फोर्सेस हमारे इसी बिंदु पर हैं। ठीक है, इसी बिंदु से लगे हुए हैं, तो इसीलिए ये O हो गया, O A, और ये B। जब इसे हम समांतर चतुर्भुज में मिला लेते हैं तो इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया, डिनोट कर दिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इसमें वो करना होगा, ज्योमेट्री का वो लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन देंगे। C से हम एक स्ट्रेट लाइन नीचे ले आएंगे और इसे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बन जाएगा हमारा, और ये पॉइंट D हो जाएगा। अब इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे, वैसे प्रूफ आता नहीं है जल्दी, लेकिन सपोज़ आ ही जाता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, अगर आ ही जाता है तो उसके लिए हमें आना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व हुआ। तो हम अकॉर्डिंग टू फिगर देखते हैं। इस चित्र के अनुसार कोण BOA कौन सा है, यहाँ पे कोण BOA थीटा है हमारा। ठीक है, और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो भुजा ये और ये एक दूसरे से बराबर होंगे, उसी तरीके से ये जो कोण है ये कोण भी बराबर होगा। तो यानी CAD जो है वो इक्वल होगा, यानी एंगल BOA एंगल CAD इक्वल हो जाएंगे। नाउ टेकिंग ट्रायंगल ADC कौन सा है, ये है ADC, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूल होता है कि इसमें हम cos थीटा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी पाइथागोरस नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूस होता है, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, AD अपॉन AC हो गया। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू AD अपॉन AC। AD इज इक्वल्स टू AC इधर चला जाएगा तो AC cos थीटा, इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण हो जाता है हमारा।
तो यानी सी डी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो फिर से सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। अब हम इसे ए सी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम ए सी जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के हिसाब से जो ये भुजा होगी वही ये भी भुजा होगी। तो यानी ये इसे हमने क्यू से डिनोट किया, तो हम ये भी हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं एक बड़ा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डी सी। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दिख रहा है। अब इसमें हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। वही हमने लिखा है इसमें, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जो ओ डी है हमारा, ओ डी एक्सटेंशन में हमारा, तो ओ डी क्या है हमारा, ओ ए प्लस ए डी। इसको हमने ओपन कर दिया है और इसका होल स्क्वायर कर दिया है इसको। और ओ सी हम फिगर में लिख रखे हैं कि ओ सी को हम आर लिखे हैं, रिजल्टेंट मान रखे हैं, तो मान रखे हैं। तो यहाँ पे हमने आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन कर दिया है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अभी हमको ये टर्म्स नहीं पता है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख ले रहे हैं। ओ ए हमने पहले से ही मान रखा था कि ये हमारा पी है, ओ बी हमारा क्यू है, फिर ए डी और सी डी को हमने ए सी के फॉर्म में फाइंड कर रखा था। तो यहाँ देखते हैं, ओ ए हमारा पी हो गया, ए सी हमारा क्यू हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से देखते हैं, तो पहले इक्वेशन में हमारा ए डी इज इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा था, ए सी हमें क्यू पता है यानी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, और सी डी हमारा ए सी साइन थीटा था यानी क्यू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। उसमें निरूपित करने के बाद, जो भी कहते हो उसमें डालने के बाद, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ ए हमारा पी था, पी स्क्वायर प्लस ए डी हमारा क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2PQ। अब ये ओ ए हमारा पी था, ए डी हमारा क्यू कॉस थीटा था, तो 2PQ कॉस थीटा प्लस सी डी हमारा क्यू साइन थीटा होता, तो क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसे हमने ओपन किया है टोटल, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब ये टर्म जो है हमारा कॉमन लेने वाला है, हमने इसमें क्यू स्क्वायर हमने अलग कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये वैल्यू 1 होती है। तो यानी हमारा रिजल्टेंट का क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यानी समांतर चतुर्भुज में अगर कोई दो बल कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से एक बिंदु पर लगे हों कि वो एक समांतर चतुर्भुज के दो एडजेसेंट भुजाओं द्वारा शो किए जा सकते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो उनका परिणामी होगा, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये तो हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, मगर ये भी पूछ सकता है हमसे कि जो परिणामी बल है, जो हमारा रिजल्टेंट है, वो उसका किसी एक फोर्स से दिशा भी पूछ ले, एंगल भी पूछ ले, तो वो एंगल फाइंड करेंगे हम। एंगल हमेशा जब भी डायरेक्शन की बात आ जाती है वहाँ हम टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन अल्फ़ा ले लेंगे। टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं टेन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन ओ डी हो जाएगा, तो सी डी अपॉन ओ डी हो जाएगा। फिर से हम इसे ओपन कर देंगे, सी डी हमें पता है क्यू साइन थीटा होता है अपॉन ओ ए प्लस ए डी। जब इसे टोटल ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यानी इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब जो बाकी के दो लॉ हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, ओके।